प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग अगले क्लास लेके आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें एक न्यूमेरिकल्स का कुछ डाटा न्यूमेरिकल से गलत टाइप हो गया था। आज उसको करेक्शन करेंगे और कुछ अलग टाइप का प्रश्न भी हम रखेंगे, जो कि प्रायः ऑब्जेक्टिव में आता है। अभी तक जो हम क्वेश्चन किए थे वो थोड़ा लॉन्ग टाइप का कर दिए थे, है ना, ताकि आपको थ्योरी थोड़ा समझ में आ जाए। और क्वेश्चन बनाए हैं तो उस पे कॉन्सेप्ट पर कुछ कुछ और भी जो कन्फ्यूजन रह गया होगा वो सारा क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एक दो प्रॉब्लम बहुत रोचक है, जो प्रायः उस टाइप का ही पूछेगा। ठीक है। तो ठीक ढंग से करना है रिवीजन। और इधर आप लोगों का कमेंट्स और आप लोगों का रिक्वायरमेंट, है ना, देख रहे हैं। कमेंट देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा भी हमारे पास व्यस्तता था, जिसके वजह से हम आपका जो मांग था पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं एक दो दिनों में आपका मांग हम पूरा करने वाले हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर पावर सिस्टम, हम पावर सिस्टम भी लेके आ रहे हैं। अभी हमारे घर में प्रॉब्लम था, इसलिए हम क्लास वगैरह में लेट हुआ। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। ये पिछले क्लास का क्वेश्चन था, तो हम बताए थे कि उसमें कुछ गलत टाइपिंग हो गया और वास्तुता में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक था, एरर था, है ना। क्वेश्चन ही कुछ अलग था, तो उसको हम करेक्शन किए हैं और इसको बनाने का प्रयास करिए, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उस दिन इसका सोल्यूशन नहीं हो पाया था, तो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि डाटा क्या कह रहा। आर्मेचर, द आर्मेचर ऑफ ए डीसी जनरेटर हैज 243 कम्यूटेटर सेगमेंट। कितना सेगमेंट दिया है, ध्यान से देखना। एक जनरेटर है जिसमें बोला गया है कि 243 कम्यूटेटर सेगमेंट है। बहुत अच्छा। और कैसा वाइंडिंग है, वांट टू गिव लैप वाइंडिंग। वाइंडिंग कैसा है, लैप वाइंडिंग। तो आगे बढ़ के हम लोग जैसा ही देगा, देखो इसमें तो हम टोटल चीज समझा दिए थे। उस दिन सिर्फ क्लियर ये हो रहा था कि स्लॉट और कम्यूटेटर सेगमेंट दोनों लिखा हुआ है, तो वास्तुता में होना क्या चाहिए, है ना, क्या था। तो वहाँ पर जो 81 स्लॉट लिखा था वो मिस्टेक था। तो आप इसको रख करके बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा बना ही देते हैं। ठीक है। तो देखिए, कम्यूटेटर सेगमेंट क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट कितना दिया है, 2 4 3। 2 4 3 आ रहा है, सुन में। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही कम्यूटेटर सेगमेंट दे दिया है तो आप क्या करिएगा, कंडक्टर की संख्या निकालने का प्रयास करिएगा। तो इसमें एक फार्मूला जो बताए थे, वो फार्मूला को विशेष रूप से यूज करना है। वो फार्मूला क्या है ना, इंपॉर्टेंट फार्मूला। वो फार्मूला ये था, नंबर ऑफ स्लॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेगमेंट या कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट आया समझ में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग मार्किंग कर लेंगे। ये फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के सहायता से आप क्या करिएगा, कंडक्टर की संख्या निकालिएगा। ठीक है। क्योंकि जो हम फार्मूला लिखाए हैं, इजी इज इक्वल टू जनरेटेड ईएमएफ का जो फार्मूला लिखाए हैं उसमें हम कंडक्टर को रखते हैं ना। तो यहाँ पर क्या दिया, नंबर ऑफ सेगमेंट दिया था। सेगमेंट से देखो, नंबर ऑफ सेगमेंट है, इसका मतलब है कॉइल का भी संख्या इतना होगा। और आपको मालूम है कि एक कॉइल में दो कंडक्टर होते हैं, एक्टिव दो कंडक्टर होते हैं ना। तो यहाँ पर स्पष्ट बोल भी दिया है कि आपका जो बाइंडिंग है सिंगल टर्न, आपका जो बाइंडिंग है इसमें क्या बता दिया गया है कि सिंगल टर्न, है ना, एक टर्न पर कॉइल है। ये भी बात स्पष्ट बता दिया गया है समझ में। तो यहाँ से हम यह देख रहे हैं, यहाँ से हम यह देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कंडक्टर या नंबर ऑफ कॉइल, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ
क्वाइल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वाइल क्या हो जाएगा, इस फार्मूला के तहत यदि चले तब, तो नंबर ऑफ क्वाइल भी 243 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस फार्मूला में यही ना हम सीखे हैं कि सेगमेंट दिया हुआ है या फिर स्लॉट का संख्या दिया हुआ है, तो हम आराम से क्वाइल का संख्या जान जाएंगे, और जब क्वाइल का संख्या हमको मालूम हो जाएगा तो हम एग्जैक्ट कंडक्टर हम जान पाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो कंडक्टर होगा यानी नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ नंबर ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, 243 × 2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, तो आपको मालूम है कि एक कॉइल में दो कंडक्टर होते हैं, बात को समझिएगा। यहाँ पे फिगर बना देते हैं, उसको समझ लीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, देख लीजिए यही होता है कॉइल, यहाँ देखिए इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो ये और ये पार्ट को कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल टर्न है, एक टर्न का कॉइल है मेरे पास है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास क्या है, कॉइल की संख्या क्या हो गया, एक कॉइल में दो कंडक्टर, फिर दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल, उसी तरह से 243 कॉइल आरस में, इसलिए दो से मल्टीप्लाई किए हैं तो जाके नंबर ऑफ कंडक्टर मिल गया। बात समझ में आ गया होगा। अब आप जेड निकाल लिए, ये जेड हो गया, जेड हो गया, नंबर ऑफ कंडक्टर का मतलब जेड, तो जेड आपको मालूम हो गया सिर्फ कम्यूटेटर सेगमेंट से। देखो मैं एक बात फिर से बताना चाह रहा हूँ, आपको हर हमेशा जनरेटेड ईएमएफ पूछेगा, तो बस ये ध्यान रखना है कि जनरेटेड ईएमएफ किन किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कम्यूटेटर, सॉरी कम्यूटेटर सेगमेंट पे नहीं, वो पोल पे निर्भर करता है, वो फ्लक्स पे निर्भर करता है, वो पैरेलल पाथ पे निर्भर करता है ना, कंडक्टर का संख्या पर निर्भर करता है। तो डायरेक्ट कंडक्टर ना दे करके आपको कॉइल के फॉर्म में, स्लॉट के फॉर्म में और कम्यूटेटर सेगमेंट के फॉर्म में एराइज किया हुआ रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो वहां से आप जेड निकाल लीजिएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल होता है। अब जब जेड निकल गया है तो आगे चलेंगे, बाकी सब हमको मिल जाएगा। कैसा बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जेड का संख्या आपको मालूम हो गया, जेड का संख्या मालूम हुआ कितना, तो 243 × 2, यही है ना, 243 × 2, जेड की संख्या मालूम हो गई है। अब जो है पैरेलल पाथ, ए क्या होता है, पैरेलल पाथ कैसा बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग है, तो ये पोल के बराबर होता है। तो देखो कि कितना पोल का ये मशीन है, तो यहाँ दिखा नंबर ऑफ पोल 6। देखो लैप बाइंडिंग है और पोल का संख्या क्या है, 6 है। तो इस कंडीशन में पैरेलल पाथ भी हमारा 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लैप बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग होने के वजह से हम 6 रखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, क्लियर। अब आइए, अब आइए, तो और क्या लिखा है, फ्लक्स पर पोल इज 30 मिली वेबर पर पोल, फ्लक्स यानी जो फ्लक्स जो है कितना है, 30 मिली वेबर, है ना। तो मिली को आप चेंज कर सकते हो, चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 30 × 10⁻³ मिली को कन्वर्ट कर दिए तो सिर्फ वेबर लिखेंगे। अब आ जाओ आगे, कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ, इजी, इजी निकालना है कब, एट ए स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम, जब आपका मशीन 1200 आरपीएम पर घूम रहा होगा, कितना पे, 1200 आरपीएम, 1200 आरपीएम पे घूम रहा होगा। ठीक है, 1200 आरपीएम पर घूम रहा होगा, उस समय इजी निकालिए, उस समय इजी निकालिए, क्लियर हुआ, इजी निकालिए। तो आइए अब हम इजी का फार्मूला लिखें और पुट कर दें। तो इजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, तो आपको मालूम है पी फाई जेड एन डिवाइड बाई 60 ए, सारा डाटा पुट कर दीजिए। पी की वैल्यू यानी कि पोल, पोल का संख्या कितना था, 6, पोल का संख्या नहीं लिख पाए, हाँ नंबर ऑफ पोल 6, पोल की संख्या ध्यान से देखना यहीं पे लिख लो, पी, पी जो है नंबर ऑफ पोल है 6 है, तो 6 रख देंगे, फ्लक्स रख देंगे 30 × 10⁻³ है ना। जेड, जेड जो निकाल के लाए हम लोग, कितना निकाल गए, 243 × 2,
स्पीड तो 1200 आरपीएम पे स्पीड पे चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद 60 इंटू पैरेलल पाथ की संख्या 6, पैरेलल पाथ की संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको कट करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। और कोई कटने वाला है? 30 से इसको काट दो, 30 दूनी 60 हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 काट दो। अब मल्टीप्लाई कर दो सबको। अच्छा, 12 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं, अब तो सारा कुछ कट गया है। 12 या 36 के 6 हो जाएगा, हाथ में 3, 12 48, 51 के 1 5, 12 दूनी 24 है, 24 से 5 29, सही है। और डबल जीरो, उसके बाद 10⁻³ आया समझ में? क्लियर? तो इस प्रकार से बनाना है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इतना क्या आ गया हमारा, वोल्ट आ गया, वोल्ट आ गया। ये 3 जीरो है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 291.6। ये 3 जीरो नीचे आएगा तो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बैठेगा तो हम वहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे। इतना वोल्ट क्या गया, जनरेट किया, 291.6। आया समझ में? तो देखो इस टाइप का हम 2-3 प्रश्न आपको बता दिए, ठीक है, आप कर भी लिए, समझ भी गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगला जो प्रश्न लाएंगे कुछ अलग टाइप का होगा, और वो जो क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम अभी जस्ट करने वाले हैं। क्लियर? देखिए आप सभी का डिमांड है, और बीच में 1-2 क्लास भी डिस्टर्बेंस हो चुका है, तो धैर्य रखना है, हम आपका सिलेबस जरूर पूरा करेंगे। अब हम आपको 2 क्लास लेने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य धरिए, हम कर देंगे। जब टेक्निकल बोले हैं तो आपके, है ना, हम अपने वादे पर खरे उतरेंगे, और आपका डिमांड है उसको भी हम पूरा करेंगे। थोड़ा सा धैर्य धरना है, ठीक है। हम बिल्कुल आपके लिए सारा क्लास रेडी कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया? अब आइए अगला क्लास, सॉरी, अगला प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं। अगला प्रॉब्लम जो है हमारा ये रहा। देखिए बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, और यही कंपटीशन में आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अभी तक जो बताएं ऐसा नहीं कि वो नहीं आ सकता है। हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपको और डिटेल वे में दे रहे हैं, तो हम उस पे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने का प्रयास किए, ताकि आप समझिए चीज़ों को, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन अब थोड़ा सा हमको इस बात का ध्यान भी देना होगा, टाइमिंग थोड़ा कम है और हमारे पास सिलेबस ज़्यादा है, तो अब थोड़ा सा हम जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एक्चुअली में देखिए डीसी मशीन नहीं लिखा है, सिर्फ डीसी वाइंडिंग लिखा है, फिर भी हम इसको पढ़ा रहे हैं, इसलिए ताकि थोड़ा सा समझ बुद्धि और कॉन्सेप्ट डेवलप हो, तब अगला चैप्टर पढ़ने में आपको इंटरेस्ट लगेगा, समझ में आएगा। तो कोई बात नहीं है, आपको एकदम हम बोलेंगे कछुए की चाल चलना है ना, हमको खरगोश की चाल नहीं चलना है एग्जाम तक, है ना। एग्जाम के पहले से हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, हम चाहेंगे कि एग्जाम के पहले इसको खत्म करें, और आपको हम एक टेस्ट सीरीज दें, ताकि उस पर आप अपना प्रैक्टिस कर पाएँ और अच्छा से टेक्निकल क्लियर हो पाए, ठीक है। तो देखिए अब आपका क्लास हो सकता है एक क्लास की जगह 2 क्लास लगेगा। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों हम क्वेश्चन लिख लिख देते हैं, ठीक है। कहता है इन ए 6 पोल डीसी जनरेटर, बहुत अच्छा, नंबर ऑफ पोल कितना दिया है, 6 दिया है। द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए लैप वाइंडिंग एंड बेव वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन। देखो लैप वाइंडिंग और बेव वाइंडिंग में ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ है ना, उसका रेशियो क्या होगा ये बताइए। देखिए कितना सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मोटा है, नहीं बोल सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट का है, कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत सारा लड़का बोलेगा कि सर ना पोल का संख्या दिया है, अच्छा पोल दिया है, ना पैरेलल पाथ दिया है, ना कंडक्टर दिया है, ना स्पीड दिया है, हम कैसे बता दें आपको। क्यों? क्योंकि आप तो बताए हमको कि इजी का जो वैल्यू होता है ना, जनरेटेड ईएमएफ का P φ Z N/60 ये होता है। तो आप सिर्फ पोल का संख्या दे दिए हैं, और हमसे पूछते हैं कि लैप वाइंडिंग और बेव वाइंडिंग में जनरेटेड ईएमएफ का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है ना। और ये हमको पता चल चुका है, क्योंकि आप डिस्कशन कर रहे हैं कि लैप वाइंडिंग और बेव वाइंडिंग का, तो उससे हम इसको पता कर लेते हैं। आया समझ में?
तो कैसे हम बनाएंगे, बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टेड होना चाहिए ये टॉपिक, ठीक है। और ये क्वेश्चन, तो देखिए देखिए, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे, है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। इजी किस पे निर्भर करता है, तो इन सारे बातों पे निर्भर करता है और साथ में पैरेलल पाथ पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखना है, यदि सारा डाटा नहीं दिया हुआ रहे तो समझ लेना है कि वो कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम देखने से बता सकते हैं कि जो जनरेटेड ईएमएफ है वो इन्वर्सली होता है पैरेलल पाथ का। इसको यदि हम बोले, कोई आपत्ति? मेरी बात को फिर से समझिएगा। जनरेटेड ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है ना, वो पैरेलल पाथ के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर? तो आप बताइए, हम बोल सकते हैं कि यदि यह लैप बाइंडिंग के लिए हम बोले तो यहाँ पर पैरेलल पाथ में भी लैप बाइंडिंग लगा देना पड़ेगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और ये भी आप लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं इजी, लैप के लिए लिखे हैं, हम वेव के लिए लिखना चाहेंगे। किसके लिए लिखना चाहेंगे? वेव के लिए। तो क्या लिखिएगा? इजी, आपको मालूम है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए होता है। ये वेव का है, वेव के लिए लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिए। क्या पूछा? सारा डाटा दिया हुआ रहता, इसके पहले वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हम बनाए वैसे भी। लेकिन आगे चल के यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डाटा नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन हो और ये क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल होती है ना, मैक्सिमम चांस रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है या आएगा, तो कैसे बनाइएगा मैं उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जनरेटेड ईएमएफ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पैरेलल पाथ का होता है। तो लैप कंडीशन में ये लिख सकते हैं, वेव कंडीशन में ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। आप साइड में ये बात को लिख लीजिएगा कि जनरेटेड ईएमएफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पैरेलल पाथ का। एक फार्मूला बन गया, इसी फार्मूला से निकाले हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 के सहायता से ध्यान से कि क्या पूछा, हमको पूछा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेशियो बतलाओ कब, जब लैप बाइंडिंग हो और तब वेव बाइंडिंग हो, तब, है ना। पहले लैप बोला, रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब है कि पहले लैप का चर्चा किया बाद में वेव का चर्चा किया। यहाँ पर भी देखिए, 6 पोल डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ का अनुपात क्रमशः है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्या होगा बतलाना है, ठीक है। तो देखिए, यदि ऐसा पूछता है तो लैप, क्या पूछा? लैप, तो लैप वाला डाटा पहले रखेंगे। हम लिख सकते हैं इजी, क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, इजी डिवाइड बाई, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए देखिएगा, लैप बाइंडिंग का ऊपर रखेंगे और वेव बाइंडिंग का नीचे रखेंगे, क्योंकि रेशियो उसी तरह से पूछा है, लैप बाइंडिंग डिवाइड बाई वेव बाइंडिंग। तो हम जान रहे हैं कि लैप बाइंडिंग जो है पैरेलल पाथ का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो लैप बाइंडिंग यदि हम यहाँ पर लिखें, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लैप बाइंडिंग वाला यहाँ पे आ जाएगा पैरेलल पाथ, अब वेव बाइंडिंग वाला पैरेलल पाथ यहाँ पर चला जाएगा। बताइए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड 2 वी गेट, आया समझे। हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिए हैं? डिवाइड कर दिए हैं, तो हम क्या पाते हैं, क्या प्राप्त होता है? बात समझ में आई? तो ये प्राप्त होता है हमको। तो देखिए, आपसे पूछा क्या? रेशियो ही पूछा है, तो कितना छोटा सा सवाल है और कितना इंटरेस्टेड है। तो क्या हो जाएगा, वेव बाइंडिंग में पैरेलल पाथ क्या होता है, लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ क्या होता है। जबकि पोल का संख्या 6 दे दिया है, तो आपको मालूम है कि लैप बाइंडिंग में पोल की संख्या जो होती है, सॉरी, पैरेलल पाथ की जो संख्या होती है वो पोल के बराबर होती है, और वेव बाइंडिंग में 2 होती है। आ रहा समझे? तो वेव बाइंडिंग में 2, वेव बाइंडिंग में 2 और लैप बाइंडिंग में पोल की संख्या के बराबर था। पोल का संख्या क्या दिया? 6, तो 6 दे देंगे, यानी 2 तिया का 6।
इसका मतलब क्या होगा 1/3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि लैप बाइंडिंग का ईएमएफ और वेव बाइंडिंग का ईएमएफ, लैप बाइंडिंग का ईएमएफ और वेव बाइंडिंग का ईएमएफ, इसको साइड में लिख देते हैं हम। जनरेटेड ईएमएफ लैप बाइंडिंग का रेशियो जनरेटेड ईएमएफ वेव बाइंडिंग का जो होगा 1:3 होगा। तो देखिए 1:3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 पे टिक कर दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हम अभी आपको करवाएंगे जब ऑब्जेक्टिव का हमारा सीरीज चलेगा। हम तो बोल दिए थे, लेकिन बीच में हमारे घर में मेरी छोटी काकी का, है ना, चाची का, जो भी बोलो, देहांत हो गया, तो उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस हुई है, जिसकी वजह से आपका क्लास गड़बड़ हो गया। लेकिन अब सही चलने लगेगा, ठीक है। तो देखिए 1:3, आया समझ में, क्या मारेंगे 1:3। तो देखिए इतना, इस क्वेश्चन को बनाने का हम इतना कहानी कह रहे हैं, आप इसको इतना कहानी में नहीं पिरोना है। इतना नहीं कि कांस्टेंट होता है, ये होता है, वो होता है। आप इसको लिख लीजिएगा, इस फार्मूला को, ये VVI फार्मूला है पैरेलल पाथ के लिए, ठीक है। और हम एक क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, मैंने एक कॉन्सेप्ट और देना चाहेंगे लैप और वेव से रिलेटेड, पावर का, वोल्टेज का, करंट का क्या क्या रिलेशन होता है, रेसिस्टेंस का, यही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। तो हम ये चाहते हैं कि यदि आपसे न्यूमेरिकल पूछे, है ना, तो मेरा स्टूडेंट जरूर जवाब देता है। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछता है, छोटा छोटा पूछता है, तो बिल्कुल ही उसका जवाब दे दीजिएगा। यदि क्लास ठीक ढंग से करिएगा आप, तो उसका जवाब वैसा ही आप दे दीजिएगा। लेकिन यदि न्यूमेरिकल्स आता है, तो प्रैक्टिस न रहने की वजह से और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहने की वजह से आपसे मिस्टेक हो जाता है, आप छोड़ देते हैं या गलत मार देते हैं। लेकिन हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ठीक कर देंगे और बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आपका आंसर, कोई दिक्कत, सीधा सीधी एकदम एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन से जवाब दे देंगे हम लोग। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा करता है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और लाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आइए अगला क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 पोल लैप वाउंड डीसी मशीन, अच्छा डीसी मशीन बोल दिया, हैज ए आर्मेचर, ये तो रेसिस्टेंस, सॉरी डीसी मशीन बोला है, तो या तो जनरेटर होगा या फिर मोटर होगा, तो दोनों में तो वाइंडिंग सेम होता है। तो घबराइएगा नहीं, इस क्वेश्चन में मशीन लिख दिया, इसके पहले वाला हम लोग जनरेटर लिखते आ रहे थे। हो सकता है कि मोटर लिखा हुआ मिले, तो घबराना नहीं है कि जनरेटर में अलग मोटर में अलग, सीधा सीधी मशीन, मशीन की वाइंडिंग हम लोग पढ़े हैं, तो जनरेटर हो या मोटर हो सेम चलेगा। 6 पोल लैप माउंट डीसी मशीन हैज एन आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ 0.062 ओम, अच्छा ओम यहाँ लिखना भूल गया है, इतना ओम, इतना ओम का है। इफ द मशीन इज रिबाउंड, अब मशीन को पुनः रिबाउंड कर दिया जा रहा है फॉर वेव बाइंडिंग के लिए, देन इट्स आर्मेचर रेसिस्टेंस इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, ध्यान से देखना। आपका मशीन जो है ना 6 पोल का है और लैप बाइंडिंग है, तो उस समय बता रहा है कि आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस ना है इतना है। कोनो दिक्कत समझने में, सीधा बोल दिया कि 6 पोल लैप बाउंड डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध इतना है। जब 6 पोल का मशीन है, लैप वाइंडिंग की हो ना, तो प्रतिरोध इतना है। कहता है यदि मशीन को वेव वाइंडिंग के लिए रिवाइंड किया जाए, अब उसको कन्वर्ट करना है हमको, वही मशीन वही है, उसको खोल दो वाइंडिंग को। अब वाइंडिंग कैसा कर देना चाह रहे हैं हम लोग, इफ द मशीन इज रिबाउंड, पुनः उसको रिवाइंडिंग कर दिया जा रहा है, किस फॉर्म में, वेव फॉर्म में, वेव वाइंडिंग। और तब उसका, देन इट्स आर्मेचर रेसिस्टेंस, तब उस आर्मेचर का रेसिस्टेंस क्या होगा वो बतलाइए। आ रही है बात समझ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आपके लेवल से थोड़ा हाई है, लेकिन इसीलिए इसको हम दे देते हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। और पावर होल्डिंग जो है कई चरण में एग्जाम लेगा, ऑनलाइन एग्जाम है, और शिफ्टिंग में हो सकता है। आवेदन की संख्या यदि अधिक हो गई होगी तो जरूर है कि 2-4 शिफ्ट में एग्जाम लेगा। तो किसके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता। तो हम एक चीज को नहीं छोड़ेंगे, एक तरह से समझ लेना कि बाइंडिंग का क्वेश्चन है आपको। तो चलिए इसको बनाया जाए। आइए देखिए 6 पोल का मशीन है, पोल का संख्या कितना है, 6। तो आपको मालूम होगा कि 6 पोल का जब मशीन है तो पैरेलल पाथ भी 6 होगा। हम आपको उस दिन बताए थे पैरेलल पाथ कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। चलिए देखिएगा, केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट किसके लिए? लैप बाइंडिंग के लिए। पहला कंडीशन क्या बोला? लैप। तो लैप में हम जानते हैं कि पैरेलल पाथ जो होता है, पैरेलल पाथ जो होता है 6 गो होता है। 2, 3, 4, 5, 6, समझ लेना है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझ लो। मैं पुनः इस क्वेश्चन को बहुत रिलैक्स में और बहुत स्लो मोशन में बता देते हैं, ठीक है। लेकिन जब बनाने का रियाज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये सब इतना करने की आवश्यकता नहीं है ना, फटाफट बनता है। लेकिन आइए बातों को सीख लीजिए। ये है 6 पाथ। लैप वाइंडिंग में आपको मालूम है कि पैरेलल पाथ जो होता है पोल की संख्या के बराबर होता है। 6 पोल है, हम 6 को पैरेलल पाथ बना दिए। अब क्या बोला है? तो प्रत्येक पाथ का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा? RL, मैंने लैप बाइंडिंग का रेसिस्टेंस है। लैप बाइंडिंग के लिए रेसिस्टेंस है, पर पैरेलल पाथ है प्रत्येक पाथ का। या उतना छोड़ो, ऐसे लिख लो RP। मतलब ऐसे समझना कि पैरेलल पाथ का रेसिस्टेंस इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, कुछ भी है। यहाँ पर ध्यान से देखना क्या लिखा है? आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ 0.036। ये इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी कि आर्मेचर में जो बाइंडिंग किया गया है, ये टोटल बाइंडिंग यह किया गया है और 6 पोल का है, तो 6 को पैरेलल पाथ बनेगा। और टोटल का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, जिसको बोल सकते हैं हम RL। लैप वाइंडिंग का, या लैप वाइंडिंग में पूरे आर्मेचर का रेसिस्टेंस दिया हुआ कितना? 0.062। पूरा आर्मेचर रेसिस्टेंस बोलने का मतलब टोटल। पैरेलल पाथ का रेसिस्टेंस बोलता है तो अलग बात है, मेरी बात को समझ लेना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको हम आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। कितना दिया है? तो 0.062 ओम। 0.062 ओम। 0.062 ओम। पैरेलल पाथ का क्या दिया है? रेसिस्टेंस दिया है। किसका दिया है रेसिस्टेंस? तो आर्मेचर का दिया है, पूरे आर्मेचर का दिया है। जब पैरेलल पाथ, सॉरी, लैप बाइंडिंग की है तब दिया है। तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक पाथ का क्या रेसिस्टेंस है, एक पाथ का क्या रेसिस्टेंस है। ध्यान से रखना, पर पैरेलल पाथ यानी इस पाथ का रेसिस्टेंस इस पाथ का रेसिस्टेंस नहीं दिया गया है, पूरे आर्मेचर का रेसिस्टेंस दिया गया। आर्मेचर में 6 पाथ बना है, यानी ये वाला रेसिस्टेंस दिया है, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दिया है। तो आप बनाते होंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते होंगे। अच्छा, बहुत सा बच्चा कहेगा सर के रेसिस्टेंस बोल रहे हैं और यहाँ पे रेसिस्टेंस का फिगर नहीं बना है। तो ऐसा नहीं समझना है, ये कॉपर मटेरियल का हो सकता है, और कॉपर मटेरियल है, बाइंडिंग किया हो तो हम बाइंडिंग को शो कर दिए हैं, उसमें रेसिस्टेंस है, तो आपको लगेगा कि ये वाला शो करना चाहिए, आप ये नहीं किए हैं। ऐसा कुछ ना समझिएगा, आप समझ लीजिए कि यही यही सब है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिएगा, तो कैसे निकाल पाइएगा आप लोग बताइए तो। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए यदि दिया जाए तो कैसे निकालिएगा? तो आप ऐसे निकालिएगा, 1/R प्लस 1/R। यदि प्रत्येक का रेसिस्टेंस को हम R माने तब कितना बार ये जोड़िएगा? 6 बार। 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 1/0.062। ऐसा ही बनाते हैं आप लोग। आपको पैरेलल सर्किट में बताया गया होगा कि कैसे बनाया जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ना। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से आप लोग 5-6 बार करते होंगे। यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक पाथ का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल ही होता है, तो इसलिए हम R रख दिए हैं। तो इसको यदि आप बनाइएगा तो क्या आ जाएगा? R, सबका एलसीएम R हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बार? 6 बार। तो 6/R इज इक्वल टू 1/0.062।
062। ऐसे में हमको आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पेज को पलट दें। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 0.062 क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1 हो जाएगा, 6 × 6 = 36, 1 × 37, यही ना। फिर से देख लो, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, और 6 × 6 = 36, 137, बहुत अच्छा। और दशमलव दे देंगे हम। ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस निकल गया। कहाँ का रेसिस्टेंस निकल गया, यहाँ का, इतना ओम। तो यहाँ का भी वही रेसिस्टेंस होगा, 0.372, है ना, यानी कि 0.372, 0.372, 0.372, 0.372, सभी का रेसिस्टेंस ये आया, प्रत्येक पाथ का रेसिस्टेंस ये आया। लैप बाइंडिंग में दिया हुआ था 6 गो पाथ था, 6 गो पाथ बना दिए। पूरे आर्मेचर का रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट दिया हुआ था, दे दिए। इस पूरे रेसिस्टेंस का सहायता से हम प्रत्येक पाथ का निकालना चाहे, इसलिए निकाले क्योंकि हमको बोल रहा है कि जब वेव बाइंडिंग करेंगे तब कैसे निकालोगे। तो जब वेव बाइंडिंग करेंगे, यहाँ तक समझ में आया, जब वेव बाइंडिंग हम लोग करेंगे तो उस समय पैरेलल पाथ 2 गो होगा। पैरेलल पाथ कितना होगा, 2 होगा, लेकिन हमारे पास टोटल 6 पाथ, 6 कॉइल हुआ, 6 पाथ है तो 6 कॉइल होगा। अब यही 6 कॉइल को, यानी कि 6 गो जो रेसिस्टेंस है, इसको 2 पैरेलल पाथ में अरेंज करना होगा। तो एक पाथ में 3 कॉइल को रखेंगे, तभी तो हम 2 को पैरेलल पाथ बना पाएंगे। मेरी बात को समझिएगा, बाइंडिंग को समझना है। इस टाइप से हम बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। ये क्या कब हो गया, केस 2। केस 2 क्या बोला, वेव बाइंडिंग के लिए, वेव बाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, तो वेव बाइंडिंग के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो 0.372। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.372, 0.372, शायद यही ना आया है, एक बार पुनः देख लिया जाए। हाँ, 0.372, इस पाथ का, इस पाथ का, इस पाथ का यही वैल्यू आ रहा है। तो इसको हमको रीबाउंड करना है, मटेरियल यही है, वाइंडिंग यही है, लैप हटा के वेव करो, तो जब वेव करेंगे तो इसको अरेंज करना है हमको 2 पैरेलल पाथ में। तो एक पैरेलल पाथ में 3 को हम ले चलेंगे, तभी ना हमारे पास 2 पैरेलल पाथ आएगा। बता रहे इसमें, तो इसका रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस जो आएगा इस टाइप से आएगा, 0.372, 0.372, 0.372। आ रहा समझे। हमको क्या पूछा कि जब वेव वाइंडिंग होता है ना, तब इसका आर्मेचर का रेसिस्टेंस बतलाइए क्या होगा। तो आर्मेचर का रेसिस्टेंस पूछा, ना कि पैरेलल पाथ का पूछा, ध्यान से देखना। तो इसमें तीनों को हमको ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट पूछा है, यानी यहाँ का हमको वैल्यू पूछ रहा। आर्मेचर का रेसिस्टेंस पूछने का मतलब हो गया कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है, ये इज इक्वल टू भाट। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें तीनों सीरीज में है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो एक ठो हो जाएगा। देखिए, जोड़ देंगे एक नजर आएगा, यहाँ पर भी तीनों को जोड़ देंगे एक नजर आएगा, और उसके बाद इन दोनों को पैरेलल कर देंगे, और पैरेलल में हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट। बोलिए, तीनों को जोड़िएगा तो जोड़ दीजिए, कितना है, 2 2 4 2 6, सिंपल जुड़ता है। 6 7 7 14 7 21 का 1, हाथ में 2, 3 3 6 3 9 9 2 11, कितना आता है, 1.116 ओम, इतना आएगा। अब देखो, पैरेलल में दोनों है, इक्विवेलेंट करना चाहोगे, है ना, तो कैसे करोगे। तो देखो, अभी हम एक चीज सिखाए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सीख लो, सही हुआ या गलत हुआ। हम्म, इतना पहले नोट करिए आप।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, एक मिस्टेक यहाँ थोड़ी हुई है डाटा में फिर से। ध्यान से देखो, ये जो डाटा लिखा है हम उसके अनुसार से बना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो दो है, ये दो नहीं है, ये ओम लिखा हुआ था, ठीक है। और मिस्टेक से हम दो यहाँ पर लेकर के चल दिए और यही इसी पे बना दिए हैं। तो घबराना नहीं है, मेरी बात को फिर से समझ लीजिए। ये जो दो है, दो नहीं है डाटा में, ठीक है। आप जो क्वेश्चन बनाइएगा 0.6 करके बनाइएगा। यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ 0.6 करके बनाना है, ठीक है। तो जो हम अभी पर लिख दिए उसी के अनुसार से चल दिए हैं, है ना। आंसर नहीं मिल पाएगा यहाँ पर, यदि दो लेके बनाएंगे तो आंसर बा नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि यहाँ पर दो है ही नहीं है, ओम के जगह पर दो आ गया है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा इसको, कि 0 पॉइंट जो यहाँ पर दो रखा है, दो को हटा दीजिए। अच्छा चलिए, थोड़ा सा हम इसको फिर से री कर ले रहे हैं, मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा रुक जाइए, इसीलिए इतना पॉइंट आ रहा है, कोई बात नहीं है। 1 डिवाइड बाई 0 पॉइंट सिर्फ 6 है, 0.6 है। तो अब जो गुना करिएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 36 आ जाएगा, 3.6, 6 जगह 36, 1 दशमलव के बाद जीरो बैठाएंगे, इतना हम। यानी इसका जो वैल्यू आया है 0 पॉइंट, 3.6, 3.6, 3.6। क्या कर दो यहाँ पे, 0.06। आर इक्विवेलेंट है ना, इतना ओम है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग गलती किया है वो, की वजह से इतना व्यस्तता है कि हम क्वेश्चन रीचेक नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हम ही से है, इसको हमको चेक करना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, 2 अंक के बाद, है ना, इतना ओम। आगे समझ में? देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, वहाँ पे दो नहीं है, 0.06 है। यदि वो लेके बनाइएगा तो जो आपका ऑप्शन है सिर्फ वो नहीं बनेगा, बाकी प्रोसेस ठीक जा रहे हैं, ठीक है। हमको आंसर जब ऑप्शन दे चुके हैं तो आंसर तो मैच करना चाहिए। तो जिस तरीके से आप बनाइएगा आंसर नहीं मैच कर पाएगा, क्यों? क्योंकि डाटा यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर क्या था, 0.06 है, आर्मेचर का रेसिस्टेंस है। हमने 6 पाथ बना दिया और यहाँ पर लिख दिया कि 0.06 ओम क्या है, पूरे रेसिस्टेंस है। तो हम यही चाहते हैं कि इसका कितना रेसिस्टेंस आया वो बतला दो। तो इसका जो वही आया 0.36, इसका भी आ गया 0.36, यानी प्रत्येक का वही आया है। इसी को क्या कर दिए हैं, रीबाउंड कर दिए हैं। और रीबाउंड कर दिए हैं तो ये सारा डाटा को हमको हटाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर उल्टा लेकर के बनाए हैं, डाटा गलत लेकर बनाए थे, सारा डाटा गलत आ रहा है। तो इसका जो वैल्यू आया कितना आ गया, 0.36, 0.36, 0.36। सिर्फ डाटा चेंज करना है आपको, कॉन्सेप्ट वही है, आंसर मिलाना था हमको, इसीलिए मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। और काम का व्यस्तता हमारे पास इतना भी था जिसके वजह से हम कुछ चेक नहीं कर पाए हैं, डायरेक्ट क्लास में हम आ रहे हैं। चलिए देखिए, तो हम यही बताना चाह रहे थे, मेरी बात को फिर से समझ आइए, आइए मैं फिर से समझा देता हूँ। लैप वाइंडिंग था तो उस समय पूछा गया कि आपका 6 पोल का मशीन है, लैप वाइंडिंग है, तो पूरा आर्मेचर का रेसिस्टेंस इतना है। दूसरा बार में कहा कि नहीं, मशीन को खोल करके फिर से आप इसको वेव बाइंडिंग बना दीजिए, तब बताइए कि आर्मेचर का रेसिस्टेंस क्या होगा। तो जब लैप वाइंडिंग है तो ऐसे बाइंडिंग किया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक बाइंडिंग का रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, आर्मेचर का सिर्फ रेसिस्टेंस दिया था, यानी कि इक्विवेलेंट दिया हुआ था।
ये आपसे कुछ तो वो लैंग्वेज बना करके आपसे पूछ लेकिन एक्चुअली में क्या पूछ रहा कि पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा और सीरीज में कैसे निकलेगा, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा। तो देख लीजिए लैंग्वेज सिर्फ घुमा दिया और आपको घुमा के पूछ रहा। तो हम फिगर के एग्जैक्ट माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, फार्मूला से भी बता देंगे, लेकिन फार्मूला डायरेक्ट बता देंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम फिगर के थ्रू बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो लैप वाइंडिंग में 6 पोल होता है, यानी कि 6 पोल होता है, सॉरी लैप वाइंडिंग में 6 पोल नहीं, जितना पोल का मशीन है उतना ही पैरेलल पाथ होता है। तो 6 पोल का मशीन है तो 6 पैरेलल पाथ होगा, तो 6 पैरेलल पाथ बना दिया हमने। अब प्रत्येक पाथ का हम इस तरीका से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर यह समझाने का प्रयास कर रहे थे आपको, है ना, दिक्कत नहीं हुआ होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए, यहाँ से प्रत्येक पाथ का निकाल लिए। अब यहाँ से आप क्या करिए, इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। 6 6 12 6 3 18 का 8 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 1 10, यानी 1.08 ओम। आया समझ में। अब इसको इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो 2 बार निकालना पड़ेगा हमको। कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट 2 का, तो हम तो क्या करेंगे 1.08 में 2 से डिवाइड कर देंगे। और नहीं समझ में आता आपको तो ऐसे करके बनाइएगा आप लोग, 1/0.8 प्लस 1/1.08 इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। यही निकालते हो ना पैरेलल में। तो एलसीएम क्या लोगे 1.08, क्या करोगे 1 + 1 करोगे इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट करोगे, तो क्या हो जाएगा 2/1.08 इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या करोगे, तो 1.08 और डिवाइड बाई 2, इसे से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम यहीं पर ये बात लिख दिए। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5 4 इतना ओम। यानी कि जब आप वेव वाइंडिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तब आर्मेचर का रेसिस्टेंस जो हो रहा है 0.54 ओम हो जा रहा है। ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन में कहाँ पर दिया है 0.054, ऑप्शन नंबर सी दिया है। अच्छा यहाँ पर देखो अरेंजमेंट भी उल्टा है, ए बी और डी यहाँ पर कर दिया, सी यहाँ पर कर दिया, कोई बात नहीं है। चलिए आप समझिए कि ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। एक ना एक गलती कर ही दे रहा है, ठीक है। उस क्वेश्चन में गलती हुआ उसको सुधारा, यहाँ गलती हो गया, यानी अब हमको बारी बारी से वन वन चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो व्यस्तता के कारण हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से क्लास में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो अगले बार से हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करके हम उसको ध्यान कर देते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को लाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा टाइमिंग लग गया, इसलिए क्योंकि डाटा मिस मैच आने की वजह से प्रॉब्लम आ गया। तो क्वेश्चन कैसा है आपको समझ में आ रहा होगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और कराने का प्रयास करेंगे, देखते हैं, है ना, और नहीं तो फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, अगले क्लास में जब आएंगे तो अगले टॉपिक के साथ आएंगे या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।